नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, और साथ ही हमारे साथ स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के कमोडिटी और करेंसी के प्रोडक्ट हेड अभिषेक चौहान है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ नरेंद्र वाधवा भी होंगे जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पर अपनी राय देंगे। तो चलिए उसी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सेबी का फ्रेमवर्क आ चुका है और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र वाधवा जी, इससे कितना गोल्ड का मार्केट बदलेगा? क्या नॉर्मल जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है ये उससे कितना अलग होगा? ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का जो कॉम्पिटिटर होगा वो क्या गोल्ड ईटीएफ होगा और गोल्ड बॉन्ड होगा, या फिर गोल्ड फ्यूचर्स के साथ उसे कम्पीट करना पड़ेगा? धन्यवाद विश्वमोहन जी। ये जो फ्रेमवर्क सेबी लेकर आई है इसका एग्जीक्यूशन का, इसको ऑपरेशनलाइज करने का गोल्ड एक्सचेंजेस का, तो इसकी वेट हो रही थी। तो ये एक उसी का प्रोसेस है जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ये ऑपरेशनलाइज होगा, जिसमें आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स क्रिएट होंगी, फिर उनकी ट्रेडिंग होगी, फिर उसका कन्वर्जन का तरीका बताया है कि वो कैसे फिजिकल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे और क्या उसका फ्रेमवर्क रहेगा। तो उसकी क्लैरिटी है सेबी की तरफ से। जैसे आपने कहा ये किससे कम्पीट करेगा, ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग उसका वो रहेगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो कि फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी स्टेज पे अपनी जो होल्डिंग है। इसी के संदर्भ में मैं कहूँगा कि इसको एक दिन पहले 25 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एज ए सिक्योरिटी ट्रीट करने का गजट के अंदर नोटिफाई करा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस एक्सचेंज को ऑपरेशनलाइज करने में और इसकी स्मूथ रनिंग के लिए लाई गई हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट है, पीपल विल पार्टिसिपेट, मार्केट पार्टिसिपेंट जो है इसको वेट कर रहे थे इस प्रोडक्ट की। तो मेरे को लगता है काफी ट्रैक्शन होगी इसके अंदर। ओके सर, इनिशियल स्टेज में है अभी, हालांकि 1-2 महीने तो कम से कम वक्त लगेगा ही। एक्सचेंज अर्जी देंगे, फिर सेबी से मंजूरी मिलेगी, फिर चीज़ें शुरू होगी, ईजीआर में ट्रेडिंग शुरू होगी। लेकिन एक लेमैन के तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास गोल्ड है 100 ग्राम 10 ग्राम कोई भी फिजिकल गोल्ड घर का है, अगर प्योरिटी 100% 24 कैरेट का गोल्ड है, प्योरिटी एलबीए में या भारत इंडिया गुड्स जो स्टैंडर्ड है गोल्ड का, उस स्टैंडर्ड से अगर प्रमाणित है, तो क्या मैं उसे वॉल्ट के जरिए कन्वर्ट करा के, ईजीआर में कन्वर्ट करा के, डीमेट फॉर्म में लेके क्या उसकी ट्रेडिंग कर पाऊंगा? हाँ जी बिल्कुल। जो ये सर्कुलर है अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर इन्होंने यही बताया है कि एलबीएमए गोल्ड या इंडियन स्टैंडर्ड का गोल्ड या जो नया कोई स्पेसिफिकेशन से भी बाद में अनाउंस करेगा उसको लोग असेइंग करके अपने वॉल्ट में जमा करा सकते हैं और ईजीआर जो है उनके नाम पर इशू हो जाएंगे, बेनिफिशियरी के नाम पर, जिसको वो ट्रेड कर पाएंगे। ओके। तो सर ये एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि कितना वक्त लग सकता है आने में ईजीआर में ट्रेडिंग या गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज? और दूसरा सवाल मेरा एक और ये रहेगा, क्या इसके आने के बाद तो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज एक ही होगा कि सभी जो बाकी जो एक्सचेंजेज है उन्हें भी इजाजत मिलेगी? तो प्राइस डिस्कवरी में दिक्कत नहीं होगी? अलग अलग एक्सचेंजेस के अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं और वो वॉल्यूम भी अलग अलग रहेंगे, तो उस तरह से प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी क्या? नहीं, प्राइस डिस्कवरी में कोई इशू नहीं है। आज भी जैसे रिलायंस जो है एनएसई में भी ट्रेड होता है और बीएसई में भी ट्रेड होता है, तो उसमें प्राइस डिस्कवरी में कोई इशू नहीं है। इसी तरह जो स्पॉट गोल्ड है उसकी भी ट्रेडिंग चाहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होगी, एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस में होगी या नई एक्सचेंज में होगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ओनली थिंग इज कि ये एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जो कि मेरे को लगता है जो रिटेल इन्वेस्टर या जो इन्वेस्टर जो कि फिजिकल गोल्ड को रखना चाहता है आगे लेटर स्टेज पे, तो उसके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। विश्वमोहन जी। ओके
सर वाधवा जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि सेबी का या अभी हाल में जो जितनी भी बैठक हुई उसमें इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि यूनिफॉर्म एक्सचेंज, अगर आप इंटरनेशनल बेंचमार्क वगैरह भी देखिए तो एक एक्सचेंज को किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए जाना जाता है, तो वो अगर आप इंडिया में करना चाह रहे हैं और मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अगर वही ट्रेडिंग होगी, इससे दिक्कत नहीं होगी? मैं जानना चाह रहा था बस इतना। नहीं, देखिए, जो ये वन एक्सचेंज, वन कॉन्ट्रैक्ट वन एक्सचेंज वाला जो कंसेप्ट है, वो आने वाले जो नई कमोडिटीज हैं उसके लिए है। जो एग्जिस्टिंग और खासकर नॉन एग्री प्रोडक्ट है उसके लिए वो नहीं है। और तो ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं गोल्ड के, इसमें कोई जो नया वेरिएशन आ रहा है या नया डेरिवेटिव आ रहा है तो उसके अंदर मेरे को लगता नहीं कि गोल्ड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर किसी एक्सचेंज को दिया जाए। ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है और कोई इशू नहीं लगता मेरे को इसके अंदर। ओके, शुक्रिया वाधवा जी, आपने तमाम जितने भी सवाल थे उसको सही तरीके से बताया कि क्या कुछ हो सकता है मार्केट में, क्या बदलाव होंगे, कैसे ट्रेडिंग होगी, और इस पर और डिटेल्स वगैरह समझने के लिए हमारे साथ केडिया जी भी है। केडिया जी, इससे कितना बदलेगा? और एक मैं कंपटीशन का सवाल पूछ रहा था, अगर ईजीआर में, गोल्ड की ईजीआर में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो वो गोल्ड फ्यूचर्स का कॉम्पिटिटर होगा या फिर गोल्ड ईटीएफ और बॉन्ड जैसे गोल्ड बॉन्ड का कॉम्पिटिटर बन जाएगा? कहाँ कॉम्पीट करेगा? नमस्कार विश्वमान जी, काफी अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एंड यूजर है वो तीनों अलग अलग है। आप एक चीज सिंपल समझिए, जो फ्यूचर एक्सचेंज पे जो ट्रेड होता है उसका पर्पस हम हेजिंग के लिए ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेडर है वो डायरेक्टली अब स्पॉट एक्सचेंज से ले पाएगा, पहला चीज। दूसरा, जो ज्वेलर्स है या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, उनको अगर हेज करना है तो उसके लिए अब फ्यूचर भी अवेलेबल है। थर्ड, ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है, कि ज्यादा करके हम देखते हैं कि 2013 से पहले अगर किसी को सोने और चांदी में इन्वेस्ट, तो हम इन्वेस्ट का वर्ड ही यूज नहीं करते थे, हम कंजम्पशन का वर्ड यूज करते थे, क्योंकि इंडिया में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स ही ज्यादा करके हम एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते थे, जहां पे हमने देखा मेकिंग चार्जेस है, प्राइस डिस्पैरिटी है, क्वालिटी है, काफी कंसर्न्स थे। इसी सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑलरेडी हमने देखा गोल्ड सोवनियर बॉन्ड आ चुका था और अब गोल्ड ईटीएफ आ चुका है। तो आई थिंक जो एंड यूजर्स है वो तीनों कैटेगरी के डिफरेंट है। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है सोने चांदी के अंदर, आई थिंक किसी को कोई ऐसा कंपटीशन वाला माहौल जैसा दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये जरूर है कि ईटीएफ आने की वजह से, गोल्ड रिसिप्ट्स आने की वजह से एक ये चीज हो सकती है, जो मार्केट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो अब आना चालू करेंगे। खास करके मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा इन्वेस्टर्स के ओर पे, क्योंकि अभी तक सोने और चांदी को हमने कभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं है। आज भी मैं बैट लगा के बोल सकता हूं कि जिन्होंने 20 साल पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स खरीदे होंगे, हमारे यहाँ पे रिलीजियस एक भावना जुड़ी रहती है कि हम धनतेरस पे या अक्षय तृतीया पे सोने या चांदी के कुछ वस्तु खरीदे, तो वो आज भी तिजोरियों में बंद है। बट ईटीएफ में अगर हम बाय करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा कि मैंने आज लेट से 50,000 के भाव में मैंने चांदी खरीदी है और आज लेट से 85,000 या 90,000 हो जाती है, तो मैं अब प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है। तो आई थिंक ये तीनों की जो कैटेगराइजेशन ऑफ क्लाइंट्स है वो टोटली अलग अलग है। तो कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये आगे जाकर कंपटीशन जैसा माहौल रखेगा, क्योंकि इन्वेस्टर का आउटलुक थोड़ा अलग होता है, लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलते हैं। जो हेजर्स है वो फ्यूचर्स के ऊपर काफी अच्छे एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आई थिंक एक को देखकर दूसरे में भी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज भी है, काफी अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कंपटीशन तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ पार्टिसिपेशन जरूर डेफिनेटली बढ़ेगा इसमें। ओके, तो इसके मतलब गोल्ड ट्रेडिंग का एक दायरा भी बढ़ेगा और ऐसे ट्रेडर या निवेशक जो अब तक सिर्फ गोल्ड खरीदते, फिजिकल में गोल्ड खरीदते आए हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिजिकल गोल्ड किसी लॉकर में रखने से अच्छा है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उसकी ट्रेडिंग आप कर पाए तो सबके लिए बेहतर है। तो डेफिनेटली इसका दायरा बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब सीधे अब शुरू कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलर्स के सवाल आने शुरू हो चुके हैं।
क्रिश दिल्ली से जिन्होंने पहला सवाल भेजा था, कॉपर जानना चाह रहे हैं कि खरीदें या बेचें आज इंट्राडे के लिए। अभिषेक, आप बताइए कॉपर आज क्या करना चाहिए? 6-7 घंटे बचे हुए हैं ट्रेड में, आज के दिन जानना चाह रहे हैं वो इंट्राडे में क्या करें। गुड इवनिंग विश्वमोहन। विश्वमोहन, देखिए अगर आप पिछले कुछ दिन का माहौल देखें तो कहीं ना कहीं फेड की पॉलिसी के बाद जिस तरह से हॉकी स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम और निकल को छोड़ के कॉपर में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से पेरू की माइन में वापस से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ लास्ट वीक में, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी प्राइसेस में दबाव है। हालांकि इन्वेंट्रीज में ड्रॉ डाउन है और ट्रेड साइड डेफिसिट भी है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइसेस को निचले लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। पर आप अगर ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो 730 और 753 ये 23 रुपए का एक रेंज बना हुआ है। जब तक 730 के नीचे अगर कॉपर के प्राइसेस ट्रेड नहीं करते हैं, हमारा मानना है कि वापस से प्राइसेस 745 750 तक जा सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो 730 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा भी 1-2 रुपए अगर नीचे मिलता है तो वहां पर बाय कर सकते हैं। 730 के नीचे का स्टॉप लॉस लें, ऊपर में 745 तक का टारगेट ले सकते हैं। ओके, तो इस रेंज का ध्यान रखें और फिर यहाँ पर आप कॉपर में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर का सवाल है शशांक मुंबई से, जानना चाह रहे हैं कि क्रूड आज खरीदें या बेचें। केडिया जी क्या करें क्रूड में? देखिए, क्रूड काफी इंपॉर्टेंट इंजन पे है। हमने ऑलरेडी देखा था कि ओपेक की जो मीट हुई थी, जहां पे 4 लाख मिलियन बैरल का प्रोडक्शन फरवरी से बढ़ाने के लिए बोला था, बट उसके बाद हमने देखा कि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते लीबिया है, कजाकिस्तान है, यहाँ से हमने 3-3.5 मिलियन बैरल का कट ऑफ भी देखा था। तो प्राइस अपने आप को एडजस्ट करता हुआ मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो 5800 से लेकर 6000 के बीच में रहेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता जब तक लीबिया और कजाकिस्तान का जो सप्लाई है वो वापस पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होता है, ये शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेंगे। विंटर की भी डिमांड कंटिन्यू बनी हुई। कोरोना का थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट अनलेस एंड अंटिल 5750 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, आई थिंक प्राइजेस 5950 का लेवल दिखा सकता है। तो बाय करके चलिए, करंट मार्केट से भी 5940 5950 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। अनूप सिंह राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। केडिया जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि सरसों इनके पास हाजिर में है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, सरसों फ्यूचर मार्केट से तो हमने बैन होते हुए देखा, उसके बाद प्राइजेस में थोड़ा कूल ऑफ देखा है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा कूल ऑफ हमने हाजिर मार्केट में बनते हुए नहीं देखा है। नो डाउट क्रॉप साइज इस बार काफी अच्छी है, बट जिस ढंग से हमने हेल स्टॉर्म और बरसातें होते हुए देखी की ग्रोइंग एरियाज में, जो कहीं ना कहीं आगे जाके डैमेजेस की अपडेट्स लाते हुए दिखाई देगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस एक दायरे में ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फॉल भी नहीं है, तो बड़ा जंप भी नहीं रहेगा। सरसों में ओवरऑल जैसे हम मार्च की तरफ जाएंगे, अराइवल्स बढ़ते हुए दिखेंगे, तो थोड़ा कूल ऑफ रहेगा। बट आई थिंक ऐसा जितना बड़ा इवेंट होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। डाउन साइड भी काफी रेस्ट्रिक्टेड है, जो मुझे लगता है नहीं है कि 6,500-6,800 के नीचे सस्टेनेबल रहेगा प्राइजेस। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। 20 जनवरी तक थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि सोइंग के बाद कुछ डैमेजेस हुए ही नहीं हुए, तो आई थिंक थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए टाइमिंग। और 20 जनवरी के आसपास मौसम का जो अपडेट है उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्रॉप सिचुएशन कैसी है, बट टाइमिंग मार्केट एक रेंज राउंड में है। ओके, तो ये व्यू है मस्टर्ड को लेकर आपके लिए। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। मयंक भारद्वाज हैं, जिंद हरियाणा से इन्होंने सवाल अपने भेजे हैं। चांदी इनके पास 2 लॉट है 60,455 के भाव पर, 60,455 पे। अभिषेक क्या करना चाहिए? इन्होंने 2 लॉट चांदी सिल्वर शॉर्ट कर रखा है, क्या करें अब? विश्वमोहन, देखिए अगर आप देखिए लास्ट वीक के जिस तरह से हॉकी स्टॉर्म दिया है फेड ने, कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि स्पेशली अगर देखें तो सिल्वर जो एक दायरा बना हुआ था 61,000 से 63,500, वो लेवल्स भी इतने ब्रीच आउट करे नीचे साइड में, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल सेंटीमेंट्स अभी भी थोड़े से कमजोर है। हालांकि ओवरसोल्ड टेरिटरी है। हमारा मानना है कि थोड़ा सा भी अगर नीचे मिलता है तो ये प्राइजेस में होल्ड कर सकते हैं, पर इनको स्टॉप लॉस जो रखना है वो कम से कम 61,200 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 60,300 का एक इनिशियल सपोर्ट अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा मानना है कि प्राइसेस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू है इनके लिए चांदी को लेकर। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। मनजीत सिंह है राजस्थान से, जानना चाह रहा है कि कॉटन में क्या करना चाहिए। केडिया जी, कॉटन में 3%
अतिरिक्त मार्जिन भी लगाए गए हैं। जिस तरह से वोलेटाइल हो गया था उसके बाद ये फैसला एक्सचेंज की तरफ से अब लिया गया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, हालांकि अपने फंडामेंटल्स की वजह से कोई भी प्राइसेस चलते हैं, लेकिन आपको लग रहा है इसके बाद एक सेंटिमेंटल दबाव यहां पर देखने को मिल सकता है? हालांकि आज के सत्र में भी आधे से 1% तक की कमजोरी दिख रही है। कॉटन में क्या करना चाहिए अब? मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे काफी टाइम पे। नो डाउट मार्जिन का एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ सकता है प्राइजेस पे, बट आई थिंक दैट वुड बी अ गुड लेवल टू बाय अगेन। क्योंकि आप ये देखिए कि जो क्रॉप के एस्टिमेट्स आने वाले, अभी सीआई का भी मुझे लगता है कि 14-15 तारीख तक और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। बट अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखूं तो थोड़ा एक करेक्शन ड्यू था, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। 34,000 का अपने 6 तारीख को एक लो लगते हुए दिख चुका है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 33,500 के नीचे नहीं निकलता है, कॉटन के प्राइजेस में तेजी है। ध्यान रखिए, अगर इस बार ये 35,800 का लेवल ब्रीच होता है तो 37,500 से 38 का लेवल जल्द दिखा देगा। ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल के दोनों ही काउंटर में थोड़ा बहुत पुल बैक मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये काउंटर अगले 1.5-2 महीने तक अच्छी तेजी में ही रहने हैं। बिकवाली नहीं करके चले वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये व्यू है इनके लिए कॉटन को लेकर। चलिए अब अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। बुद्धिराम है छत्तीसगढ़ से। आपसे ही केडिया जी जानना चाह रहे हैं, ग्वारगम और कॉटन केक, इन दोनों पर इनको राय चाहिए आपकी, बताइए क्या करें? देखिए, सबसे पहले गवार की अगर हम बात करें, मेरा व्यू पहले भी मैंने बताया था कि न्यूट्रल टू वीक ही रहना है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो गवार को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भ्रम ये भी बताया जा रहा है कि क्रूड में तेजी आ गई जिसकी वजह से गवार को या गवार गम को सपोर्ट मिले, बट मैं बताना चाहूंगा यूएस का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है गवार गम को कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आज ही एक अपडेट और हमने आते हुए देखा, यूएस कुछ प्रोडक्ट्स है जो चाइना से बैन कर रहे हैं, उसका भी कोई असर गवार पे नहीं पड़ने वाला। तो आई थिंक गवार के लिए कोई बड़ा स्टोरी नहीं है, थोड़ा बहुत 100-200 ऊपर नीचे करता रहेगा, बट 5800 का एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई देगा। जब तक ये अपसाइड है वो 6350-6400 दिखा दे, बट रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा तो बेटर ये काउंटर पे स्टे अवॉइड रही है। दूसरा काउंटर है कॉटन सीड ऑयल केक। मैंने 2400 से कंटिन्यू तेजी बताई थी। फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत है। मेरा उम्मीद 3150 से 3180 तक का ही लेवल था जनवरी मंथ, उसके बाद एक करेक्शन, क्योंकि अराइवल एक्सपेक्टेड था मार्केट में। बट सरप्राइजिंग ये है कि आज 11 तारीख हो चुकी है, बट जिस ढंग से अराइवल एक्सपेक्टेशन था उतना आ नहीं रहा है। डेट मीन्स फार्मर के पास भी इस वक्त माल है नहीं और डैमेजेस सीवियरली ज्यादा है। जो मार्जिन्स कॉटन पे भी बढ़े हैं उसका भी एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग असर इस पे भी मिल जाए तो हो सकता है एक बार 3000 से 3050 का लेवल मिल जाए तो वो मेरे लिए फेयर प्राइस रहेगा, एक एंट्री के लिए एक नया लेवल रहेगा। बट अभी भी मुझे जो लगता है मार्च तक 4000 या उसके बियॉन्ड भी जाने के लिए मार्केट तैयार है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 150-200 पॉइंट की गिरावट जैसे मैं देख रहा हूँ वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है, बट ओवरऑल 4000 का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक दिखाएगा। ओके ओके, केडिया जी आपके लिए एक और सवाल है। सुब्रत सिन्हा का पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल भेजा है। कॉटन केक एक लॉट इन्होंने 3355 पर लॉन्ग कर रखा है, शॉर्ट टर्म का टारगेट जाना चाह रहे हैं, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि फरवरी वाला 3340 के करीब बेच के चलिए, 3420 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 3400 के ऊपर सस्टेनेबल टाइमिंग मुझे नहीं लग रहा है वैल्यूएशन वाइज। तो मे बी पॉसिबल 3240 से 3150 तक के भी लेवल मिल जाए। बट जो भी आप शॉर्ट कर रहे हैं, मैं अगेन बोलता हूं कि बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल मत करना। अपसाइड 4000 का लेवल है क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। ये गिरावट खाली मैं 2 पॉइंट पे देख रहा हूं। पहला कि भाव में अति तेजी आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। जो अराइवल्स हमने देखा दिसंबर में थोड़ा प्राइस एक्सपेक्टेशन अच्छा था, इसके लिए अराइवल्स नहीं आए। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जनवरी में अराइवल्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि संक्रांति है, पोंगल है, तो यहाँ पे फेस्टिव सीजन जब स्टार्ट होता है तो ज्यादा करके देखा जाता है कि फार्मर एनकैशमेंट करने के लिए जो भी क्रॉप है वो जल्दी मंडी पे ले आता है। तो आई थिंक 14-15 तारीख से पहले पहले अराइवल्स और ज्यादा बढ़ने चाहिए, जिसके चलते मुझे लगता है एक गिरावट मिल जाए। बट 3420 के ऊपर अगर प्राइजेस कभी भी क्लोज कर जाए, आप एग्जिट कर लीजिए। मार्केट में फिर से एक बड़ी रैली स्टार्ट होगी जो ओवरऑल मुझे लगता है 4000 के भाव तक दिखा देगी। ओके,
ओके, तो ये है। अब अगले कॉलर किशन है नासिक से। ये इंट्राडे के लिए चांदी का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे इनको आप अभिषेक? देखिए विश्वमोहन, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि चांदी का अगर आउटलुक देखें, वो की कंपेरिजन में चांदी काफी कमजोर बन रही है। कहीं ना कहीं 61,000 एक मेजर बैरियर है ऊपर साइड। जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तो हमारा मानना है कि अगर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाते हैं, अगर 61,000 पे सेल ऑन राइज, तो हमारा मानना है कि नीचे में 60,000 और उसके नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आप रखें, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है प्राइजेस, तो हमारा मानना है कि 61,700 का एक स्टॉप लॉस रखें। 61,000 का पे आप बेच सकते हैं, नीचे 60,000 और उसके नीचे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक और सवाल उवैस आलम जी का है। ये जानना चाह रहे थे कि इनके पास 24 कैरेट हाजिर में गोल्ड 50,400 के आसपास का खरीदा हुआ है। 20 जनवरी अगले 10 दिन में गोल्ड का भाव कहां जाता दिख रहा है आपको? देखिए विश्वमोहन, अगर आप अगले 10 दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश नहीं दिया 50,000 के भाव तक आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि थोड़ी, अगर 47,800 है, अगर एमसीएक्स की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा बुलिश अभी सेंटीमेंट नहीं है जिस तरह से मार्केट सेंटीमेंट लग रहा है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो 1815-20 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो हमारा मानना है कि 47,800 जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक बड़ी तेजी नहीं है। हालांकि नीचे लेवल पे 47,300 का जो बॉटम बनाया है वो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। पर अगले 10 दिन में 47,800 को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम फर्दर बुलिशनेस दे सकते हैं, जिसमें कि मेजर लेवल है ऊपर में 48,500। ओके, चलिए महेश है अगले कॉलर हैदराबाद से। गोल्ड का व्यू जानना चाह रहे थे। केडिया जी, आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या है? पिछले हफ्ते हमने डेटा पॉइंट जैसा एक्सपेक्टेड था उसके बियॉन्ड आते हुए देखा, जिसकी वजह से जो गिरावट थी वो थमती हुई नजर आई और हमने प्राइजेस को वापस 47,500 का लेवल छूते हुए देखा। रुपए की वजह से थोड़ा बहुत गिरावट दिख रहा है, बट आई थिंक ये एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि डिस्पाइट के हम देख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स भी बोलते हैं 4 इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, फेड भी बोल रही है, उसके बावजूद अगर 1800 के ऊपर गोल्ड टिका हुआ है तो डेट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो गोल्ड को अभी भी सपोर्ट करे, वो है कोविड। और जिस ढंग से नंबर्स बढ़ रहे हैं तो आई थिंक प्राइजेस कोई बड़ा फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं है मार्केट में। 47,200 के नीचे नहीं जाएगा, 47,800 और 900 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, दायरा रहेगा। बेटर है आप लेके चलिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी सामने है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भी कुछ 2 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट हुई है जिसका एक कंसर्न रेज किया गया है। कजाकिस्तान वाला भी कंसर्न हमने सामने देखा है। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर फिर से चालू हो चुका है। डॉलर इंडेक्स 96 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो सारे फैक्टर मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी के लिए वापस तैयारी कर रहा है और 1800 के ऊपर रहना काफी स्ट्रेंथ है। तो डॉलर टर्म्स में 1820 ध्यान रखिए, ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त है उसके ऊपर जो 1856 तक दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में 47,400 पे लेके चलिए, टाइमिंग 47,750 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, केडिया जी आपसे एक और सवाल मनीष शाह जी का है, अहमदाबाद से है। ये जानना चाह रहे थे कि कॉमेक्स सिल्वर में क्या यहाँ बैठे डोमेस्टिक मार्केट से क्या यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है कॉमेक्स सिल्वर में? देखिए कॉमेक्स सिल्वर में डोमेस्टिक मार्केट कर सकते हैं आप, बट उसके लिए आपको रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो डोमेस्टिक एक्सचेंज के अंदर हमारे पास एनएससी के अंदर करेंसी है और एमसीएक्स के अंदर हमारे पास सिल्वर भी है, तो कॉम्बिनेशन करके हम कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ट्रेडिंग के लिए लेवल्स बता देता हूं, बिकॉज ये आप अपने ब्रोकर से अगर बात करें तो वो अच्छे से आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करके दे सकते हैं। इंटरेस्ट में मुझे लगता है 2140 का जो स्पाइक करके मार्केट ने उठा है वो एक अच्छा सपोर्ट है, और अप साइड में मुझे लगता है कि इमीडिएटली 2350 से 2380 तक का लेवल दिखा दे। बट हाँ, इट इज पॉसिबल कि डोमेस्टिक मार्केट पे आप एमसीएक्स पे सिल्वर लेकर और साथ में करेंसी को इंपॉर्टेंटली आपको हेज करके चलना पड़ता है। तो एनएससी के ऊपर करेंसी भी अवेलेबल है, तो आप अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए मनीष शाह जी। शुक्रिया केडिया जी आपका, अभिषेक आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।